हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज के हमारे लेक्चर में हम गवर्नेंस के ही टॉपिक राइट टू इन्फॉर्मेशन या सूचना के अधिकार के बारे में बातें करेंगे। स्वतंत्र भारत के इतिहास में सूचना का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम है, जिसके द्वारा नागरिकों का सशक्तिकरण तथा सुशासन स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। इस अधिनियम का निर्माण नागरिक आंदोलन तथा उच्चतम न्यायालय के अनेक निर्णयों के परिणाम स्वरूप वर्ष 2005 में किया गया। चलिए अब आगे डिटेल में इस अधिनियम के प्रावधानों को देखते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप पहली बार इस चैनल में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। चलिए अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलिए तो सबसे पहले जानते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के अनुसार सूचना का क्या मतलब है। तो इस अधिकार के अंतर्गत नागरिकों के द्वारा किसी भी दस्तावेज, सरकारी रिकॉर्ड, रिपोर्ट, प्रेस विज्ञप्ति, ईमेल और सर्कुलर आदि की मांग भौतिक रूप में अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप में की जा सकती है और इसे ही आरटीआई के अंतर्गत सूचना माना गया है। अब आरटीआई में सूचना का अधिकार इस प्रकार होता है कि कोई भी व्यक्ति लोक संस्था द्वारा कुछ इस तरह की सूचना प्राप्त कर सकता है, जैसे किसी कार्य का निरीक्षण, उसके रिकॉर्ड, दस्तावेज तथा प्रमाणित कॉपी आदि। और इस प्रकार की सभी सूचनाएं उसे वीडियो कैसेट, टेप, फ्लॉपी डिस्क जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी दी जा सकती हैं। इसलिए सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 54A में कहा गया है कि प्रत्येक लोक अधिकारी का दायित्व होगा कि वह सभी प्रकार की सूचनाओं को बनाए रखे। अब आगे जानते हैं कि इस सूचना के अधिकार की प्रकृति किस तरह की है। तो सूचना का अधिकार नागरिकों को प्राप्त एक वैधानिक अधिकार है जो आम नागरिकों के एम्पावरमेंट के लिए लाया गया है, जिससे सरकार की कार्यशैली पारदर्शी होती है और नागरिक केंद्रित शासन का निर्माण किया जा सकता है। इसीलिए नागरिकों के हाथों में सरकार के विरुद्ध यह अत्यधिक प्रभावशाली तंत्र है। और सूचना के अधिकार को संविधान के आर्टिकल 19 के क्लॉज ए के तहत एक मूलभूत अधिकार का दर्जा भी दिया गया है। अब आगे जानते हैं कि लोक अधिकारिता को या पब्लिक अथॉरिटीज को सूचना के अधिकार के तहत किस तरह से परिभाषित किया गया है। तो सूचना का अधिकार किसी निजी व्यक्ति या किसी कंपनी के विरुद्ध अप्लाई नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी वर्ष 2006 में उच्चतम न्यायालय ने सरबजीत राय वाद में ऐतिहासिक निर्णय देते हुए कहा था कि निजी कंपनी जो कि सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान कर रही हैं वे सूचना के अधिकार के अंतर्गत आती हैं, लेकिन इसमें भी सिर्फ वे निजी कंपनियां आएंगी जो पब्लिक सर्विसेज दे रही हैं। आगे देख लेते हैं कि किस तरह की संस्थाएं और हैं जो सूचना के अधिकार के अंतर्गत आती हैं। तो पहली हैं संसद द्वारा स्थापित संस्थाएं, दूसरी ऐसी संस्थाएं जो राज्य विधायिका द्वारा निर्मित होती हैं, फिर ऐसी संस्थाएं जो सरकार के नियंत्रण में हो या फिर जिन्हें सरकार के द्वारा फाइनेंशियल एड्स प्रोवाइड की जाती हैं, और ऐसे गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठन जिन्हें सरकार के द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में वित्तीय सहायता या फाइनेंशियल एड प्रोवाइड हो रही हो। ये सारी संस्थाएं आरटीआई या राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंतर्गत आती हैं। अब आगे देखते हैं कि सूचना के अधिकार में प्रक्रियाएं किस तरह से होती हैं। तो सूचना के अधिकार को क्रियान्वित करने के लिए प्रत्येक विभाग द्वारा जनसंपर्क अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। संबंधित संस्था या विभाग द्वारा 30 दिन की अवधि में सूचना प्रदान की जाएगी। यदि जीवन का अधिकार या स्वतंत्रता का मामला हो तो यह सूचना 48 आवर्स में दी जाएगी। यदि सहायक सूचना अधिकारी से सूचना की मांग की गई है तो वह इसे 35 दिनों में उपलब्ध कराएगा। यदि सूचना किसी तीसरे पक्ष से संबंधित है तो 40 दिन में प्रदान की जाएगी। और सुरक्षा एवं मानवाधिकार हनन के संबंध में सूचना प्रदान करने की अवधि 45 डेज रखी गई है। अब आरटीआई में अपील के बारे में बात करें तो भारतीय मूल के व्यक्ति द्वारा सूचना प्रदान न करने पर 30 दिन की अवधि में विभाग के उच्च अधिकारी के समक्ष अपील की जा सकती है। यदि इस अपील में अभ्यर्थी को सूचना प्राप्त न हो तो वह 60 डेज की अवधि में सूचना आयुक्त के समक्ष अपील कर सकता है। चलिए अब आगे जानते हैं कि किन सूचनाओं को इस आरटीआई के अधिकार से छूट प्राप्त हुई है। तो ऐसी सूचनाएं जिन्हें प्रदान करने से राष्ट्र की संप्रभुता, एकता, अखंडता और विदेशी राज्यों के साथ संबंध प्रभावित होते हैं या इनके द्वारा हिंसा को भड़काए जाने की आशंका होती है तथा जिनसे न्यायपालिका की अवमानना होती हो और ये सूचनाएं न्यायपालिका या अधिकरण द्वारा प्रतिबंधित की गई हों, और ऐसी सूचनाएं जिनसे संसद के विशेषाधिकारों का उल्लंघन होता हो और बौद्धिक संपदाधिकार अथवा किसी वाणिज्यिक संगठनों की गुप्त दस्तावेजों एवं विदेशी सरकार द्वारा प्राप्त सूचना तथा कैबिनेट के दस्तावेज भी सूचना के अधिकार के अंतर्गत नहीं आते। अब इस सूचना के अधिकार में दंड का प्रावधान भी है।
तो जनसंपर्क अधिकारी को सूचना न देने के आरोप में प्रतिदिन 250 रुपये का जुर्माना देना होगा, जो अधिकतम 25,000 रुपये तक है। और सूचना आयुक्त द्वारा ऐसे जनसंपर्क अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी किए जाने का प्रावधान है। चलिए, अब इस अधिकार के बारे में तो हमने जान लिया। अब इस सूचना के अधिकार में कुछ कमियां भी हैं, उन्हें भी जान लेते हैं। तो पहली कमी है कि सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना आयुक्त के समक्ष जो अपील की जाती है उसे निस्तारित करने की समय सीमा का उल्लेख नहीं किया गया है। सूचना आयुक्त एक दिन में लगभग 3 से 4 प्रार्थना पत्र पर विचार कर सकता है, इसलिए आयुक्त द्वारा इन विषयों पर सुनवाई करने में 6 से 7 महीने लग जाते हैं और इसी का फायदा उठाकर जनसंपर्क अधिकारी सामान्यतः सूचना प्रदान करने से इनकार कर देते हैं। दूसरी कमी यह है कि सूचना देने से इनकार करने पर कोई भी आर्थिक दंड सामान्यतः आरोपित नहीं किया जाता और नागरिक भी इस अधिकार के प्रति जागरूक नहीं है। तीसरी कमी है, लोक सेवक सूचना के अधिकार को एक बोझ के रूप में देखते हैं, न कि नागरिकों के एम्पावरमेंट के अधिकार के रूप में। आरटीआई एक्ट में अगली कमी द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने बताई, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में सार्वजनिक रिकॉर्ड का मैनेजमेंट ही बहुत खराब है। और अगली कमी है कि सूचना के अधिकार को क्रियान्वित करने के लिए कर्मचारियों एवं धन का भी अभाव है। अब इन सारी कमियों के साथ साथ सूचना के अधिकार से कुछ संगठनों को बाहर भी रखा गया है, जिसमें आते हैं केंद्रीय आसूचना एजेंसियां जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी या रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ, और राजस्व आसूचना का निदेशालय, और केंद्रीय विशेष सैन्य बल जैसे सीमा सुरक्षा बल, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी आदि। चलिए, अब आगे जानते हैं कि सूचना के अधिकार ने प्रशासन को किस तरह से प्रभावित किया है। तो आरटीआई एक्ट के द्वारा लोगों को सशक्त और जागरूक बनाया गया है। शासन में जवाबदेहिता, पारदर्शिता, अनुक्रियाशीलता आदि का विकास हुआ है, जिससे लोक सेवक अपने कार्यों के प्रति या कर्तव्यों के प्रति ज़्यादा सजग हुए हैं। और आगे आदर्श घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला आदि के उजागर होने में सूचना के अधिकार की भूमिका निर्णायक रही है। साथ ही साथ भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगा है, और जिससे लोक सेवक पिछली गलतियों को भविष्य में दोहराने से बचने लगे हैं और अब विभाग के अधिकारी दस्तावेजों को संरक्षित करने का प्रयास करते हैं और वे प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लेते हैं। अब आगे बात करते हैं कि इन सूचना के अधिकार को किस तरह से प्रभावी बनाया जा सकता है। तो आरटीआई को प्रभावी बनाने के कुछ उपाय इस तरह हैं। पहला, विसल ब्लोअर अधिनियम में संशोधन करके सूचना के अधिकार के कार्यकर्ताओं के लिए रक्षा का प्रावधान होना चाहिए। इसके अलावा एक शिकायत निवारण अधिनियम का निर्माण होना चाहिए। सरकारी एजेंसियों और गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठनों के द्वारा इस अधिकार को लागू करने में सहायता की जानी चाहिए। और आरटीआई के प्रभावी प्रयोग के लिए द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने यह अनुशंसा की है कि प्रत्येक राज्य में एक सार्वजनिक रिकॉर्ड कार्यालय की स्थापना होनी चाहिए, जिसके द्वारा सूचनाओं का प्रबंध किया जाएगा। अगला उपाय है कि सार्वजनिक विभाग के द्वारा अलग से वित्तीय सहायता प्रोवाइड की जानी चाहिए और आरटीआई के लिए ई गवर्नेंस की भी सहायता लेनी चाहिए। अब आगे राजनीतिक दल और सूचना के अधिकार का जो मुद्दा है उसके बारे में जानते हैं। तो राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार के तहत लोक संस्थाओं के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि अखिल भारतीय राजनीतिक दल भी विभिन्न तरीके से सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं। और इसीलिए वर्ष 2013 में सूचना आयुक्त के द्वारा एक प्रभावी निर्णय लेते हुए कहा गया कि राजनीतिक दल भी आरटीआई के दायरे में आते हैं। लेकिन इसी के विपरीत राजनीतिक दल का यह तर्क है कि वे सार्वजनिक संस्थाओं की श्रेणी में सम्मिलित नहीं हैं, क्योंकि वे चुनावी खर्च की जानकारी आयकर विभाग को देते हैं, इसीलिए वे पहले से सरकार के प्रति उत्तरदायी हैं। और राजनीतिक दलों ने यह भी कहा कि उनके द्वारा प्राप्त 20,000 रुपये से अधिक चंदे की जानकारी निर्वाचन आयोग को प्रदान की जाती है, इसलिए वे पहले से ही सरकार के नियंत्रण में हैं, इसलिए उन्हें लोक संस्थाएं ना माना जाए। अब इस मुद्दे का निष्कर्ष यह निकलता है कि निर्वाचित जनप्रतिनिधि को सरकार द्वारा वेतन, पेंशन और अन्य सुविधाएं यह सुनिश्चित करती हैं कि वे भी विधि के समक्ष समान हैं, और राजनेता भी लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, राजनीतिक दलों का नहीं। इसलिए सूचना के अधिकार के द्वारा राजनीतिक दलों की गतिविधियों में भी पारदर्शिता आएगी, क्योंकि भारत में राजनीतिक दलों का स्वरूप अत्यधिक अलोकतांत्रिक है, इसलिए नागरिकों को इनसे सूचना प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन सूचना आयुक्त के इस निर्णय के बाद भी राजनीतिक दलों ने इसे क्रियान्वित नहीं किया है, क्योंकि सूचना के अधिकार के क्रियान्वयन में जनसंपर्क अधिकारी की आवश्यकता होती है, जिसे राजनीतिक दलों ने अभी स्वीकार नहीं किया है और तर्क दे रहे हैं कि वे इस अधिनियम में संशोधन करेंगे। अब आगे बात करते हैं केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन।
यह एक उच्च शक्ति प्राप्त स्वतंत्र संस्था है जो अन्य विषयों से जुड़ी शिकायतें सुनता है और अपीलों पर निर्णय करता है। यह केंद्र सरकार तथा यूनियन टेरिटरीज के अधीन आने वाले कार्यालय, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों से जुड़ी शिकायतों और अपीलों को सुनता है। इसकी संरचना की बात करें तो आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त शामिल होते हैं और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। और इस समिति में प्रधानमंत्री के अलावा लोकसभा के विपक्ष के नेता तथा प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। और आयुक्तों की नियुक्ति ऐसे व्यक्तियों में से की जाती है जो लोक जीवन में श्रेष्ठता के अलावा कानून, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता या प्रशासन एवं शासन के क्षेत्र में व्यापक ज्ञान एवं अनुभव रखते हैं। और केंद्रीय सूचना आयोग के सदस्य बनने के लिए शर्तें कुछ इस प्रकार हैं कि उन्हें संसद या किसी राज्य या संघ शासित प्रदेश के विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर नियुक्त या किसी राजनीतिक दल से जुड़े व्यक्ति या कोई भी व्यवसाय या व्यापार संचालन करने वाले व्यक्ति को सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। अब केंद्रीय सूचना आयोग के कार्यकाल और शर्तों की यदि बात करें तो मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों की समयावधि 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरा होने तक होगी और उसके बाद वे पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। और राष्ट्रपति कुछ इन परिस्थितियों में मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को उसके पद से हटा सकता है। पहला, यदि उसे पागल या दिवालिया घोषित कर दिया गया हो। दूसरा, यदि वह राष्ट्रपति के मतानुसार शारीरिक या मानसिक अक्षमता के कारण कार्य करने में असमर्थ हो। तीसरा, उसे किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी सिद्ध किया गया हो जो राष्ट्रपति के मत में नैतिक भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता है। और चौथा, यदि वह अपने कार्यकाल के दौरान अपने पद एवं दायित्वों के बाहर किसी भुगतान योग्य रोजगार में संलग्न होता है, मतलब कोई लाभ का पद धारण करता है, तो इन सब कंडीशंस में राष्ट्रपति उसे अपने पद से हटा सकता है। और इसके अलावा भी राष्ट्रपति मुख्य सूचना आयुक्त या किसी भी सूचना आयुक्त को कदाचार या अक्षमता के आधार पर भी पद से हटा सकता है। लेकिन फिर भी इन मामलों में राष्ट्रपति जांच का कार्य उच्चतम न्यायालय को सौंपता है और यदि सुप्रीम कोर्ट जांच के कारणों को सही मानता है तो सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को किसी भी सूचना आयुक्त को पद से हटाने के लिए परामर्श दे सकता है। अब आगे सूचना आयुक्त का वेतन भत्ते और सेवा शर्तें मुख्य चुनाव आयुक्त के समान होते हैं और इसी प्रकार अन्य सूचना आयुक्तों के वेतन भत्ते और सेवा शर्तें चुनाव आयुक्तों के समकक्ष ही होते हैं, किंतु उनके सेवा काल के दौरान मिलने वाले लाभों में कटौती नहीं की जा सकती है। अब केंद्रीय सूचना आयोग के शक्तियों और कार्यों की बात कर लेते हैं। तो केंद्रीय सूचना आयोग किसी भी ऐसे व्यक्ति की शिकायतें प्राप्त कर उनकी जांच कर सकता है जो एक जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति न होने के कारण एक सूचना आवेदन प्रस्तुत नहीं कर पा रहा है, या फिर जिस व्यक्ति को सूचना देने से मना कर दिया गया हो, या फिर जिसे निश्चित समयावधि के अंदर कोई भी सूचना आवेदन के बारे में प्रत्युत्तर या रिस्पॉन्स ना मिला हो, या फिर जो यह सोचता हो कि उससे वसूल की गई फीस अनुचित है एवं जो यह सोचता हो उसे दी गई सूचना अपूर्ण, असत्य और मिथ्याजनक है, तो इन कंडीशन में उस व्यक्ति की शिकायत सुनेगा केंद्रीय सूचना आयोग। इसके अलावा आयोग समुचित आधार पर किसी भी मामले में अपनी ही पहल पर खुद ही जांच के आदेश दे सकता है। जांच करते समय आयोग के पास एक सिविल अदालत की शक्ति होती है और जांच के दौरान आयोग किसी भी सार्वजनिक अभिलेख को परीक्षण के लिए मांग सकता है और संबंधित अधिकारी को वह अभिलेख आयोग को देना ही होता है। और आयोग को यह शक्ति भी प्राप्त है कि वह लोक प्राधिकारियों द्वारा अपने निर्णयों का आज्ञा पालन सुनिश्चित कर सकें, जैसे कि एक विशिष्ट रूप में सूचना तक पहुंच उपलब्ध कराना, एक लोक सूचना अधिकारी न होने की दशा में उसकी नियुक्ति के लिए प्राधिकारी को निर्देशित करना, सूचना या सूचना की श्रेणियों का प्रकाशन करना, अभिलेखों के रखरखाव या प्रबंधन के संबंध में व्यवहारों में आवश्यक परिवर्तन लाना, इस अधिनियम के अनुपालन पर लोक प्राधिकारियों की एक वार्षिक रिपोर्ट मांगना, आवेदन द्वारा उठाई गई किसी भी हानि के संबंध में लोक प्राधिकारियों से क्षतिपूर्ति की मांग करना, इस अधिनियम के तहत आर्थिक जुर्माना आरोपित करना और आवेदन को अस्वीकार करना आदि, ये सभी केंद्रीय सूचना आयोग करता है। चलिए अब आगे राज्य सूचना आयोग के बारे में बात करते हैं। तो प्रत्येक राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा आयोग के नाम से एक निकाय का गठन करेगी जो कि आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग और निर्दिष्ट कृत्यों का पालन करेगा। अब इसकी संरचना की बात करें तो राज्य सूचना आयोग में
मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त होंगे और इन सभी की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बनी समिति की सिफारिश के आधार पर की जाएगी और इस समिति में विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता और एक मुख्यमंत्री द्वारा नामित ही सदस्य होता है। अब बात करें इनकी योग्यता की, तो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त सार्वजनिक जीवन से संबंधित ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें विधि, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विसेज, मैनेजमेंट, पत्रकारिता, मास मीडिया या प्रशासन और शासन का व्यापक ज्ञान एवं अनुभव होता है। और राज्य सूचना आयोग के सदस्य बनने के लिए शर्तें कुछ इस प्रकार हैं कि वे संसद या किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य नहीं होंगे और किसी लाभ के पद को भी धारण नहीं करेंगे। वह किसी राजनीतिक दल से भी ना जुड़ा हो और कोई कारोबार या व्यवसाय भी ना कर रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति सूचना आयोग के सदस्य बन सकते हैं। चलिए, तो अब इसी पॉइंट पर हम आज का लेक्चर यहीं रोकते हैं, जहां पर हमने RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 से संबंधित सारे तथ्यों को जान लिया। अब अगले लेक्चर में मिलते हैं तो ई गवर्नेंस को अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो मेरे साथ जुड़ी बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और लेक्चर पसंद आ रहे हों तो लाइक करते जाइए। अभी के लिए चलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।